आज के समय में चाइनीज कंपनीज की जो हालत है इंडिया में थोड़ी सी यहाँ पे खराब होती जा रही है। और अगर हम देखें तो 2026 में कई सारी कंपनीज यहाँ पे एक डिप एक्सपेक्ट करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है कि 2026 स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा नहीं जाने वाला और कई सारी कंपनीज को यहाँ पे काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर चाइनीज कंपनी बात है कि सारी कंपनीज यहाँ पे जो मेजोरिटी फोन बेचते हैं वो 50,000 रुपए के नीचे, 50,000 रुपए के ऊपर जो कंपनीज यहाँ पे फोन बेच रही है उनका भी बहुत ही लिमिटेड शेयर आता है। और इंडिया का फोन मार्केट अब इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि यहाँ पे लोग ज्यादा महंगे फोन्स के ऊपर मूव ऑन कर रहे हैं। और यहाँ पे सीरियसली एप्पल जैसी कंपनी आज के समय में Xiaomi, Realme से भी ज्यादा फोन्स यहाँ पे निकाल रही है, तो ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज हो जाती है। लेकिन इसका इंपैक्ट चाइनीज कंपनीज पे कैसे पड़ रहा है इसके बारे में बात करते हैं। जिसकी सबसे पहले बात करते हैं कि बजट में कौन कौन सी कंपनीज खेलती है। जैसे Realme खेलती है। Realme जैसी कंपनी की आज के समय में हालत ये हो रही है कि उसके एम्प्लॉयज को यहाँ पे कुछ निकाला जा रहा है और उनकी टीम्स को मर्ज किया जा रहा है वापस ओप्पो में। यानी कि जैसे चाइना के अंदर ओप्पो का एक सब ब्रांड Realme बन के रह गया ना, इंडिया में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि ओप्पो को एक कोरियन कंपनी रहेगी और वहां पे Realme के ऊपर फोकस करेंगे, लेकिन उसको एज एन ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड बनाएंगे। और कहीं भी देख के ऐसा नहीं लग रहा कि आने वाले फ्यूचर में वो और महंगे और जो GT सीरीज का और प्रीमियम फोन्स थे वो शायद यहाँ पे निकाले, शायद ऐसे कई प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। इवन OnePlus के साथ भी सिमिलर केस हो रहा है। OnePlus को भी यहाँ पे ओप्पो अपने अंडर ले रही है और ये कोशिश कर रही है कि OnePlus से भी ज्यादा फोकस हटा के आज के समय में ओप्पो के फोन्स के ऊपर फोकस जाए। और ओप्पो आज के समय में अपनी स्पेंडिंग, अपने डिवाइसेस को लॉन्च करना और उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। यानी सिंपल सी बात है कि ओप्पो के प्रोडक्ट ज्यादा दिखेंगे, ज्यादा काम होगा। और ओप्पो का मेजर एम 2026 में ये है कि बाय द एंड ऑफ 2026 उन्हें सैमसंग जैसी कंपनी को पीछे करना है और 2027 में वीवो जैसी कंपनी की जगह ले लिया। इवन अगर हम लोग बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल है Xiaomi जैसी कंपनी का। यार Xiaomi जैसी कंपनी की हालत इस साल बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुकी है। यानी कि Redmi Note के फोन है, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है। ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो Xiaomi के पिछले एक साल में लगातार यहाँ पे सेल्स में भी ड्रॉप हो रहा है और कंपनी का एक क्लेम है कि इस पर वो वैल्यू प्रपोजिशन में है। लेकिन आज भी Xiaomi और Redmi जैसे ब्रांड्स को काफी ज्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी से देखा जाता है। और यही सिमिलर चीज पोको के साथ भी यहाँ पर हो रही है। और हाँ, ट्रांसियन होल्डिंग की क्या बात करें, मार्केट में ट्रांसियन होल्डिंग धीरे धीरे बिल्कुल ही गायब होता जा रहा है, जिसमें इन्फिनिक्स, टेक्नो और आईटेल है। क्योंकि इंडिया में स्मार्टफोन मार्केट अब प्रीमियमाइजेशन पे जा रहा है। लेकिन इसके जाने का एक रीजन ये कि इस साल कंपोनेंट कॉस्ट ज्यादा हाई हो रही है, एक मोबाइल फोन बनाना महंगा पड़ रहा है, जिस वजह से जो भी कंपनी सस्ते मोबाइल फोन पे ऑपरेट कर रही थी वो आज के समय पे थोड़ा सा बैक एंड में रह रही है कि यार भाई आराम से खेलेंगे, थोड़ा डिफेंसिव खेलेंगे। क्योंकि अगर ज्यादा से एक्सपेंड कर दिया उन्होंने और ज्यादा महंगे फोन्स निकालना शुरू कर दिए, उसका रिजल्ट ये हो सकता है कि वो शायद मार्केट में बिके नहीं। इवन एक बात बता सकता हूँ कि अक्सर मैंने ओडीएम कंपनीज की बात करी और 3 ऐसी ओडीएम कंपनी जो ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा काम करती है, जिसमें हुआकिन, विंटेक और लॉन्गशेयर आती है। ये एक ऐसी ओडीएम कंपनी है जिसके साथ चाइनीज कंपनीज खुद काम करती है, यानी कि बड़े बड़े फोन ब्रांड्स काम करते हैं और ये लोग आपस में मिलकर फोन यहाँ पर आपको निकालते हैं। लेकिन आज के समय में हालत ये कि जितनी तेजी से मोबाइल फोन निकाल रहे थे पहले, वो भी यहाँ पे रिड्यूस हो गया है और मोबाइल फोन का जो प्रोडक्शन होता है वो भी तेजी से यहाँ पे रिड्यूस है। इवन आपको बता सकता हूँ कि चाइना के स्मार्टफोन मार्केट में भी ड्रॉप देखने को मिला है और ग्लोबली कई सारी चाइनीज कंपनीज हैं वो थोड़ा सा होल्ड बैक कर रही हैं, ये देख रही है कि मार्केट किस तरीके से इवॉल्व हो सकता है। लेकिन इंडिया के साथ भी एक इंटरेस्टिंग चीज होता जा रहा है। इंडिया में अगर हम देखें तो कई सारी चाइनीज कंपनीज अब उतना ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पुश नहीं करे। उसके पीछे के रीजन है टिल 2020 तक हर चाइनीज कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को एग्रेसिव पुश करती थी, उसकी हैवी मार्केटिंग करती थी। लेकिन 2020 के बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट की इनके ऊपर नजर पड़ी और उसके बाद यहाँ पर इम्पैक्ट ये पड़ा कि यहाँ पे कई सारी कंपनीज टैक्स इन्वेजन, टैक्स फ्रॉड में एलिजिबली इन्वॉल्व थी। कई सारी कंपनीज के टैक्स केसेस चल रहे हैं। यहाँ तक कि रिसेंटली बात करें तो OnePlus के ऊपर GST डिपार्टमेंट ने नोटिस ठोक रखा है। यहाँ तक कि पिछले साल Realme और Oppo के अंदर ऑडिट आ रखा है और हर चाइनीज कंपनी यहाँ पे किसी न किसी टाइप की बैक एंड से प्रॉब्लम को फेस कर रही है। इवन कुछ सरप्राइजिंग चीजें पता चली, कई सारी चाइनीज कंपनीज के यहाँ पे प्लान्स ये थे कि इंडिया में फैक्ट्रीज ओपन करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे नहीं कर पा रहे। इवन आज के समय में कई सारी चाइनीज कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री में स्टेक्स यहाँ पे कुछ हिस्सा इंडियन कंपनीज को दे रखा है। जैसे की बात करें डिक्सन हो गई, डिक्सन ने कुछ कंपनीज में 51% अपनी पार्टनरशिप पे रखी, जिनके अंदर वो फोन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। इवन बात करें तो वीवो जैसी कंपनी जो इंडिया में सबसे ज्यादा फोन बेचती है, उसकी कंपनीज के जो फोन आज के समय पता है किसकी फैक्ट्री में बनते हैं, भागवती ने यहाँ पे वीवो की फैक्ट्रीज को अपने अंडर ले लिया। और भागवती वही है जो एक जमाने माइक्रोमैक्स थी, यानी कि माइक्रोमैक्स जो फ्रंट फेसिंग ब्रांड था वो गायब हो गया। कि इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हुई है और इंडिया से हम लोग बहुत सारे फोन्स का एक्सपोर्ट भी करते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रेट एग्जांपल, जहां पे आईफोन के मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम वाली बात है कि आज भी कई सारी जो चाइनीज कंपनीज रहती है वो इंडिया के लोगों को या इवन इंडिया के एम्प्लॉइज को, इंडिया की R&D टीम को या इंडियन फैक्ट्रीज या इंडियन पार्टनर्स को इतना ट्रस्ट नहीं करते। इवन ग्लासडोर से पता चलता है कि एक OnePlus एम्प्लॉय ने लिखा था
कि वन प्लस चाइनीज टीम जो है वो इंडिया की R&D टीम को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती, सारा गेम वो खुद करते हैं। और आज के समय में हालत है कि वन प्लस इंडिया की R&D टीम पूरी तरीके से ले ऑफ हो रखी है, सारा का सारा काम यहाँ पे चाइना में होता है। इवन बात करें तो कई सारी चाइनीज कंपनीज ने इंडियन कंपनी से JDM भी खोला, यानी कि ODM तो आपको पता है कि एक कंपनी का फोन ला के उसके ऊपर अपना लोगो बना के भेजना है, लेकिन JDM के रूप में भी काम होता है। जैसे की बात करें Xiaomi हो गई, Oppo हो गई, Realme हो गई, ये भी जॉइंट डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि एक फोन लेंगे, सामने से इनपुट लेंगे, कुछ अपना इनपुट देंगे और मिलकर एक फोन बनाएंगे। इवन एक सरप्राइजिंग चीज है कि कई लोगों को नहीं पता, इवन लावा जैसी कंपनी ने भी JDM का सहारा लिया था कुछ साल पहले, जहाँ पे कोसी ग्रुप के साथ उन्होंने मिलकर यहाँ पे फोन्स को डिजाइन किया था। बेसिक बात ये तो, और ऐसा ऑफिशियली यहाँ पे कई इंटरव्यूज में भी बोला गया कि यहाँ पे लावा जैसी कंपनीज ने कुछ अपने एम्प्लॉइज को चाइना भेजा था। चाइना के अंदर चाइनीज टीम के साथ काम करके उन्होंने मोबाइल फोन कैसे बनता है ये सीखा, उसका टेक्निकल नो हाउ लिया और वो सारी चीजें फिर इंडिया में आके रेप्लिकेट करी, क्योंकि इंडिया में कोई इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग या डिजाइनिंग का एग्जिस्ट नहीं करता था और इंडियन इंजीनियर्स को भी कहीं ना कहीं चीजें सीखनी थी, जिस वजह से लावा जैसी कंपनी ने भी चाइनीज ग्रुप का सहारा लिया, जिस वजह से वो मिलके फोन बना पाए। ऐसा नहीं बोल सकते कि उन्होंने पूरा का पूरा फोन वहां से लेके अपना लोकल लगा के बेच दिया, जबकि उन्होंने साथ में मिलके बनाया, तो ये एक चीज खेली थी जिस वजह से लावा जैसी कंपनी थोड़ी टिक गई। लेकिन आज के समय में हालत ये कि बाकी चाइनीज कंपनीज भी ODM का सहारा लेती है, JDM का सहारा लेती है, लेकिन वो डिजाइनिंग वाले पार्ट तक लेती है। जब मैन्युफैक्चरिंग आती है तो वहाँ पे आपकी डिक्सन हो गई, या फिर बात करें डिक्सन जैसी कंपनीज भी कई सारी चाइनीज ODM का सहारा लेती है। तो देखा जाए तो चाइनीज कंपनीज की मोनोपोली इंडिया में थोड़ी कम करने के लिए किया गया था, लेकिन आज के समय में हालत ये कि चाइनीज वाले लोग इंडिया पे इतना ज्यादा रिलाई नहीं करते। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस बारे में थोड़ा इंटरफेयर किया था कुछ साल पहले। उन्होंने ये बोला था कि अगर कोई भी चाइनीज कंपनी इंडिया में अगर ऑपरेट कर रही है तो उसको इंडियन कंपनी के साथ को जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग साइड पे करो, या फिर अपनी जो लीडरशिप रहती है उसे इंडियन रखो। क्योंकि सीधी बात ये थी कि इंडिया स्मार्टफोन एक टेलीकम्युनिकेशन वाला काफी अच्छे तरीके से इवॉल्व हुआ है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 70 to 75 मार्केट चाइनीज कंपनी से कैप्चर कर रखा, और ये हटाना बहुत बड़ी चीज थी। हालांकि चाइनीज कंपनी से भी पता चला कि जो चाइना के एम्प्लॉइज है वो इंडिया को इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, और वो टेक्निकल नो हाउ रहता है कि मोबाइल फोन कैसे बनाना है वो यहाँ पे दे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंडिया में धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग राइज करी है। जहां पहले आईफोन्स चाइना में बनते थे, अब धीरे धीरे प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया के अंदर शिफ्ट हुआ है। ऐसे कई सारी चीजें हुई है, और उन्हें ये डर लगता है कहीं अगर हमने इंडियंस को बनाना सिखा दिया फोन से, ये सारी चीजें कैसे बनते हैं, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें, तो कहीं ना कहीं वो हमारी चीजें रेप्लिकेट करके बनाने लग जाए। देखो बिल्कुल चाइना जैसा खेल है, चाइना ने भी खुद सारी चीजें नहीं बनाई, उन्होंने भी एक दूसरे से कॉपी कर करके प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करे, रिवर्स इंजीनियर करना शुरू किया। एक जमाने में चाइना ने एप्पल को अलाउ किया अपने अंडर की, एप्पल जैसी कंपनी आई कि वो फोन्स बनाई की। इवन चाइना का सबसे बेहतरीन एग्जांपल ले सकते हो ईवी इंडस्ट्री के अंदर, चाइना ने ईवी कार्स के अंदर कुछ उनकी डोमिनेंट पोजीशन नहीं थी, चाइना ने अलाउ किया टेस्ला को कि टेस्ला आप चाइना के अंदर आओ, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो अपनी कार को और आगे चल के उसे बेचो। लेकिन बताऊं क्या हुआ, चाइनीज कंपनीज और चाइनीज लोगों ने यहाँ पे कार्स को बनाना देखा कि कैसे बनती है, क्या होता है एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर, और आज के समय में दुनिया का सबसे बड़ा ईवी कार मार्केट चाइना के अंदर, और इवन चाइनीज कंपनी BYD टेस्ला से ज्यादा कारें बेचती है आज के समय में, खुद देख सकते हैं आप। और यही चीज अगर दूसरी कंट्री अगर रेप्लिकेट करना चाहती है ना, तो उसे चाइनीज यहाँ पे रोकते हैं, ये चीज भी चल रही है। हालांकि बात की जाए तो इंडिया में भी चाइनीज के एंट्रीज को दूसरे सेक्टर्स में भी काफी ज्यादा रोका जा रहा है। कार्स के सेक्टर को ऑब्जर्व किया तो एक बात पता चली, यहाँ पे MG जैसी कंपनी की बात करते हैं। MG कंपनी की जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स मार्केट में आ रही है, सारे के सारी चाइनीज ग्रुप SAIC यहाँ पे बना रहा है, और वो चाइना की ही कार्स को इंडिया में लेकर आते हैं। लेकिन इंडिया में उन्होंने JSW के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, और उन कार्स की जो असेंबली होती है उसे इंडिया में कर रखा है, जिस वजह से आज के समय में क्या हो गया है कि चाइनीज कंपनी अगर इंडिया में आना है तो यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर या इस तरीके की चीज करनी पड़ेगी, जिस वजह से अपने वो प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच पाए। डायरेक्टली इंडिया में एंट्री ले पाना आज भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। इवन हुआवे जैसी कंपनी इसीलिए इंडिया में नहीं आ पा रही क्योंकि एक जमाने में हुआवे पे बैन था, और हुआवे शायद अपना कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी को नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी मार्केट में रूमर्स वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं। और इसी के साथ ही बात करें तो BYD जैसी कंपनीज इंडिया में है, लेकिन वो सारी कार्स एक्सपोर्ट करके लाती, वो इंडिया में अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती, और BYD के प्लान्स को कई बार रिजेक्ट किया गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि एक बार हमने चाइनीज कंपनीज को इंडिया में अलाउ कर दिया तो जो मोबाइल फोन के अंदर हाल हुआ ना, वो कार यहाँ पे आपकी कार इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, और मारुति जैसी कंपनीज भी खत्म हो सकती है। हालांकि बात की जाए तो चाइनीज कंपनीज का जो गोल्डन एरा था स्पेशली स्मार्टफोन स्पेस में इंडिया में, वो यहाँ पे थोड़ा सा फेड होते हुए दिख रहा है।
देखो सिंपल सी बात है कि आज के समय में ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कई सारे जो मैन्युफैक्चरिंग वाले काम थे वो धीरे धीरे आ रहे हैं, जहाँ पे लेनोवो, एसर, एसुस जैसी कंपनी सब इंडिया में अब अपनी असेंबलिंग वगैरह शुरू करे लैपटॉप्स की। एक अच्छा काम हो रहा है। एप्पल वाले आईफोन्स को बना रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स को भी बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छी चीज़ हो रही है। इवन आपको एक बात बता सकता हूँ, अभी तक हम लोग असेंबलिंग वाले फेज पे थे, लेकिन अब एक और एडवांसमेंट आया, वो आया है यहाँ पे अब इंडिया के अंदर फाइनली जो माइक्रॉन जैसी कंपनी है वो अब इंडिया के अंदर टेस्टिंग, असेंबलिंग और पैकेजिंग करेगी मेमोरी मॉड्यूल्स की, जिसका यूज एसएसडीज वगैरह के अंदर किया जाएगा। और ऑलरेडी इसका प्लांट इंडिया में सेटअप हो चुका है। हालांकि अभी भी हम प्रॉपर फैब्रिकेशन नहीं कर रहे हैं, वहां से हम थोड़ा सा दूर है, लेकिन 2026 के एंड तक वो चीज़ भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी। और माइक्रॉन जैसी फैसिलिटी ने यहाँ पे अब जब ये चीज़ शुरू कर दी तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर यहाँ पे डेल के लैपटॉप्स में चीज़ इंटीग्रेट होना शुरू हो चुकी है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है जो आज के समय में आपके इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग वाले मार्केट में हो रही है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करें स्मार्टफोन स्पेस के अंदर, तो क्या स्मार्टफोन स्पेस में चाइनीज कंपनीज की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी हिलेगी? देखो इस साल तो देख के ये लग रहा है कि हर एक चाइनीज कंपनी थोड़ा डिफेंसिव खेलने का सोच रही है, क्योंकि ज्यादातर बजट में खेलते हैं और बजट में ज्यादा ग्रोथ अब इनको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। और जबकि इनकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार इनका जो मार्केट होगा डिक्लाइन होगा, जिसका इम्पैक्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या पड़ेगा। कि आपको महंगे फोन्स मिलेंगे और कंपनी ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे अपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो मेक श्योर ज्यादा एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग के झांसे में बिल्कुल नहीं आना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होने वाली, मतलब पूरा बीबी की हो गया, शॉमी हो गया, मोटरोला हो गया, चाइनीज कंपनीज तो भयानक करेंगी। इसके अलावा एप्पल जैसी कंपनी अपने आप को स्ट्रॉन्ग इंडिया में करेगी और उन्हें पता है कि इंडिया वो क्या बिकता है, कैसे काम करती है। इंडिया में बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स निकालेगी, लेकिन उसके प्रोडक्ट इंडिया में काफी ज्यादा पसंद किए जाएंगे। और देख के ऐसा लग रहा है कि इंडिया में एप्पल जैसी कंपनी लिटरली खतरा बन रही है चाइनीज कंपनीज के लिए, क्योंकि अब वो जमाना आ गया कि कम पैसे में अब ज्यादा स्पेसिफिकेशन दे दो तो बिक जाएगा फोन। अब हम उससे काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो देखते हैं कि यार मार्केट में यहाँ पे क्या रहता है। इसके अलावा बात करें तो यार चाइनीज कंपनीज की जो दूसरे फील्ड में एंट्री थे उसको भी धीरे धीरे थोड़ा रोका जा रहा है और इंडिया में अब इंकरेज किया जा रहा है कि बाकी कंपनीज भी इंडिया में अपनी डेवलपमेंट या R&D सेंटर्स को कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से डेवलप करे और ओपन करे। अगर हम लोग बात करें तो इवन गूगल जो है वो भी कई सारे डेवलपमेंट इंडिया में कर रही है, जैसे कि उनका सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जेमिनी AI है, उसके लिए भी इंडियन इंजीनियर्स को यूज किया जाता है, जो इंडिया में बेंगलोर के अंदर बैठ के यहाँ पे कोडिंग वगैरह करते हैं, तो उसको वहाँ पे बेटर किया जा रहा है। सैमसंग जैसी कंपनीज के बारे में पता चला कि बेंगलोर में भी उनका R&D सेंटर है, जहाँ पे कैमरा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर यहाँ पे काम किया जाता है और ऐसे कई सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, जो मेजरली अगर हम लोग स्मार्टफोन में बात करें तो उसका जो मेजरली काम है वो तो चाइना के अंदर होता है, इंडिया में तो बहुत ही नेग्लिजिबल हो चुका है। लेकिन क्या फ्यूचर में कोई इंडियन कंपनी आके से रोकेगी या इंडिया में कोई डायरेक्शन चेंज होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इंडिया में अब चाइनीज कंपनीज का जो दौर था वो अब धीरे धीरे जा रहा है, तो यार लग रहा है 2026 से शायद ये चीज शुरू हो जाएगी। अब देख रहे हैं कोई इंडियन कंपनी आके इसकी जगह ले तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी सब देखते कि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे क्या रहता है। बाकी कुछ कहानी चल रही थी पर्दे के पीछे जो मैं आपसे बातें शेयर करना चाहता था। बाकी हर एक कंपनी लगी हुई है अपने आप को पहले से ज्यादा बेटर करने में, अपने आप की वैल्यू को पहले से ज्यादा बड़ा करने में, अपने ब्रांड को बड़ा करने में। देखते हैं 2026 के एंड तक यहाँ पर क्या चीजें रहती है। थैंक यू बने रहने के लिए। आप लोग को जो ओपिनियन है इस बारे में नीचे कमेंट बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।